अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। रेस्टोरेंट में कारमन नाम की वही लड़की दाखिल हो चुकी थी। वो काउंटर पर फ़ोन करने लगी थी। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि ये मुसीबत कहीं मेरे पास ना आ जाए, लेकिन होने वाली बात होकर रहती है। और बाज़-औक़ात इंसान को कुछ पता नहीं होता कि कुदरत इसके लिए क्या कर रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जिस चीज़ को मुसीबत समझता है वो इसके लिए रहमत का बाइस बन जाती है। फ़ोन करने के बाद अचानक कारमन की नज़र मुझ पर पड़ गई। खुदा जाने इस लड़की को मैं पसंद आ गया था या गुंडों से इसकी इज्जत बचाने के बाद वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई थी। इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो वहीं से मेरे पास आ गई और गुड इवनिंग सर कहने के बाद बोली, सर आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है। सर इस रात मैंने अपनी मम्मी से जब कहा कि सर शिमले में आए हुए हैं तो मुझसे सख्त नाराज़ हुई कि मैं आपको घर क्यों नहीं लेकर आई। सर प्लीज़ आज रात मेरे साथ ज़रूर चलें, मेरी मम्मी को आपसे मिलने की ज़बरदस्त ख्वाहिश है। मैंने बेतनाई से कहा, सॉरी कारमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, फिर कभी सही। कारमन बेहद इसरार करने लगी। बोली, सर मेरा एक कज़न कैप्टन हेनरी भी इत्तफाक से मेरा यहाँ आया हुआ है। सर वो कमांडो बटालियन में है और आजकल इसकी ड्यूटी किसी वीआईपी इंडियन साइंसदान की सिक्योरिटी के कमांडर के तौर पर लगी हुई है। सर कैप्टन हेनरी बड़ा जोली तबीयत का आदमी है, इसे बड़े लतीफ़े याद हैं। सर आप इससे मिलकर बेहद खुश होंगे। सर प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हमारे घर चले, मेरी मम्मी आपसे मिलने की ज़बरदस्त ख्वाहिशमंद हैं। कारमन को अब इसरार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही थी। जब मैंने सुना कि इसका कज़न कैप्टन हेनरी किसी भारतीय साइंसदान की सिक्योरिटी गार्ड का कमांडर है, तो मेरी तरबियत एकदम हशाश बशाश हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे काले सियाह बादलों में से अचानक सूरज की किरणें फूट रही हों। मुझे यकीन हो गया था कि यह हेनरी भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति के सिक्योरिटी गार्ड का ही कमांडर हो सकता है। चूंकि भारतीय साइंसदान बीमार है, वो क्लब में नहीं आ रहा, इसी वजह से कैप्टन को कारमन की फैमिली से मिलने का मौका मिल गया है। लेकिन मैं कारमन के आगे एकदम से इस तरह का हाँ इकरार नहीं भर सकता था। हालांकि मैं इसके हाँ जाने का कारमन से ज़्यादा बेताब था। मैंने कहा, नहीं नहीं कारमन, फिर किसी और रोज़ सही, मैं अभी शिमले में ही हूँ। कारमन हंसते आदत फिर इसरार करने लगी। तब मैं बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कारमन खुशी से उछल पड़ी। सर थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज़ मेरे साथ आ जाएं। कारमन अपनी मम्मी के साथ शिमले के जिस बोर्डिंग हाउस या रेस्ट हाउस में रहती थी, वो माल रोड से ज़्यादा दूर नहीं था। सिर्फ एक थोड़ी सी चढ़ाई थी। आगे गिरजाघर था। इसके अखनों ऊंचे दरख्तों के नीचे एक मंजिला इमारत थी, जिसके बाहर चंद एक छोटी गाड़ियाँ और चंद एक स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी थी। कारमन की मम्मी ने यहाँ 2 कमरे ले रखे थे। इन दोनों में माँ बेटी के बेडरूम थे। एक ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर शीशे के फ्रेम में कार्नस के ऊपर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे एक कैंडल स्टिक में मोमबत्ती रोशन थी। कारमन की माँ अधेड़ उम्र की बड़ी खुशमिजाज औरत थी। वो बड़ी खुशी की लाकी के साथ मुझसे मिली। मैंने कारमन को अपना नाम अभी तक नहीं बताया हुआ था। शायद वो मुझे हिंदू समझती थी, लेकिन मैं समझता था कि यहाँ मुझे अपने आप को क्रिश्चियन जाहिर करना होगा। मैंने अपना एक क्रिश्चियन नाम भी सोच लिया था। कारमन की मम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और बड़ी शफ़क़त के इज़हार करते हुए बोली, बेटा, जब कारमन ने मुझे मुंबई में बताया कि आज गार्डियन में जब वो स्टडी करने गई थी तो कुछ गुंडों ने इसे पकड़ लिया था, लेकिन एक नौजवान ने बड़ी बहादुरी से गुंडों का मुकाबला करके इन्हें मार भगाया, तो मैं इसी वक्त से तुमसे मिलने को बेताब थी और ख़ुद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। मुझे कारमन से और कारमन की मम्मी की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैं खंदा पेशानी से इनकी बातें सुन रहा था और साथ ही साथ मेरी नज़रें कैप्टन हेनरी को भी तलाश कर रही थी। मुझे वो वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैंने मुहिर अपना इंसानी फ़र्ज़ अदा किया था, इसमें कोई एहसान जताने वाली कोई बात नहीं। कारमन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी मम्मी ने कहा, फिर बेटा, आजकल के ज़माने में कौन किसी के लिए गुंडों के साथ उलझता है और अपनी जान खतरे में डालता है। इतने में सामने वाले बाथरूम का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक दराज कद नौजवान मगर सांवले रंग का नमोदार हुआ। इसने गहरे रंग का गर्म सूट पहन रखा था। कारमन ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हेनरी, ये हैं वो सर जिन्होंने मुंबई में गुंडों से मेरी इज्जत बचाई थी। कैप्टन हेनरी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और अंग्रेजी में कहा, सर आपसे मिलकर वाकई मुझे बेहद खुशी हुई है। कारमन बोली, आई एम सॉरी हेनरी, मुझे अभी तक सर का नाम मालूम नहीं हो सका। इन्होंने मुझे अपना नाम बताया ही नहीं। मैंने अपना एक क्रिश्चियन नाम पहले ही सोच रखा था। मैंने बड़ी गर्मजोशी से कैप्टन हेनरी से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम जेम्स है, मेरे दोस्त मुझे जिमी कहते हैं, आप मुझे जिमी कह सकते हैं। कैप्टन हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कारमन ने मुझे आपकी बहादुरी का सारा किस्सा सुनाया था कि किस तरह आपने मुंबई में खतरनाक गुंडों की मुरम्मत की और कारमन की इज्जत को बचाया। हम सब फैमिली वाले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको तो कमांडो बटालियन में होना चाहिए। मैंने कहा, कैप्टन साहब, मुझे भी भारतवर्ष की कमज़ोर औरतों का कमांडो ही समझो।
कार्मन कैप्टन हेनरी कहका लगाकर हंस पड़े। कार्मन की मम्मी ने कहा, जिमी बेटा, अब हम तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। मैं खुद वहाँ ज़्यादा देर तक ठहरना चाहता था, लेकिन तकल्लुफ़ भी बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी, आप इतनी तकल्लुफ़ ना करें। मुझे कार्मन की ज़बान इतना मालूम हो चुका था, ये कैप्टन हेनरी किसी भारतीय वीआईपी साइंसदान की सिक्योरिटी का स्क्वाड कमांडर है। अब मैं ये भी मालूम करने को बेताब था कि वो भारतीय साइंसदान कौन है। क्या वो वाकई डॉक्टर रघुपति है? कार्मन की मम्मी बोली, तुम भी हमारे बेटे की तरह हो जिमी, तकल्लुफ़ की भला क्या बात है? इसने कार्मन से कहा, कार्मन बेबी, जल्दी से किचन में जाकर देखो खाने में कितनी देर है। कार्मन किचन की तरफ चली गई। इसकी मम्मी खाने की मेज़ को ठीक करने लगी। कैप्टन हेनरी मुझे लेकर सोफे पर बैठ गया और बातें शुरू हो गई। कैप्टन हेनरी ने पूछा, मिस्टर जिमी, आप क्या करते हैं? क्या कोई बिजनेस या सरकारी जॉब? मैंने सारा स्क्रीन प्ले पहले से सोच रखा था, बल्कि मेरे दिमाग में कैप्टन हेनरी के जरिए पाकिस्तान दुश्मन भारतीय साइंसदान को ठिकाने लगाने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुका था। मैंने कहा, असल में मैं जर्नलिस्ट राइटर हूँ और मेरा ताल्लुक कलकत्ते के अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार पत्रिका से है। कलकत्ते के इस मशहूर अंग्रेजी अखबार का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि कलकत्ता वहाँ से बहुत दूर था, जबकि इसकी फैमिली का ताल्लुक मुंबई से था। अगर मैं किसी मुंबई के अंग्रेजी अखबार का नाम लेता तो बहुत मुमकिन था कि कैप्टन हेनरी और उसकी मम्मी वगैरह इस अखबार के स्टाफ से वाकिफ होते। ये पढ़े लिखे क्रिश्चियन थे और वहाँ भी इनके मेज़ पर टाइम ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार मौजूद था। कैप्टन हेनरी खुश होकर बोला, फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। एफएससी करने के बाद मेरा इरादा भी जर्नलिज्म ज्वाइन करने का था, लेकिन हमारे डैड की ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ। चुनाचा मैंने फौज में कमीशन ले ली। कैप्टन हेनरी खुद ही इस तरफ आ गया था जिस तरफ मैं इसे लाना चाहता था। मैंने फ़ौरन सवाल कर दिया, तो आपका ताल्लुक, जैसा कि आपने कहा, कमांडो बटालियन से है? कैप्टन हेनरी बोला, यस, 11 पूना रेजिमेंट की कमांडो बटालियन से, लेकिन आजकल मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैंने तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से दरख्वास्त की थी कि बेशक कश्मीर के महाज पर भेज दो, मगर इसने मुझे एक सिक्योरिटी स्क्वाड का कमांडर लगा दिया। मैंने बेनियादी जाहिर करते हुए पूछा कि आपका ये स्कूल किसी मिनिस्टर, मेरा मतलब है केंद्रीय मंत्री का सिक्योरिटी है? कैप्टन हेनरी बेदारी से बोला, नहीं जिमी भाई, ऐसा होता तो कोई बात भी नहीं थी। मुझे तो एक बूढ़ा गंजा साइंसदान दे दिया गया है जिसकी 24 घंटे हिफाजत करो। ये कोई आम साइंसदान है? हाँ, याद आया, कहते हैं भारत के लिए हाइड्रोजन बम के फार्मूले पर यही काम कर रहा है। मैं मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपको तो फिर दिल्ली राजधानी में होना चाहिए था, क्योंकि इंडियन एटॉमिक कमीशन का हेडक्वार्टर तो वहीं है। कैप्टन हेनरी ने सिगरेट का पैकेट निकाल कर मुझे सिगरेट पेश करते हुए कहा, सिगरेट प्लीज़। मैंने कहा, शुक्रिया कैप्टन साहब, मैं सिगरेट नहीं पीता। कैप्टन हेनरी ने खुद एक सिगरेट सुलगा ली और बोला, बात यह है कि ये साइंसदान जिसका नाम रघुपति है आजकल सोलन के पास एक फौजी कैंप में मुकीम है और वहीं अपने फार्मूले पर काम कर रहा है। हफ्ते में 1-2 बार वो शिमले के ओल्ड ऑफिसर क्लब में ब्रेंडी के 2 पैक पीने और बिलियर्ड खेलने आता है। कुछ दिनों से वो बीमार है, इसे फ्लू हो गया है और फौजी कैंप में ही इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मुझे मौका मिल गया और मैं आंटी और कार्मन से मिलने आ गया हूँ। हर शय बहुत वादे हो गई थी, हर शय की तस्दीक हो गई थी, मेरा रास्ता भी साफ हो गया था। मैंने भारतीय साइंसदान के मौजू को अलग रख दिया और ओल्ड ऑफिसर क्लब के बारे में कहने लगा। अरे हाँ, याद आया, इस ओल्ड ऑफिसर क्लब की शोहरत तो कलकत्ते में हमारे अंग्रेजी रोजनामे अमृत बाजार पत्रिका तक भी पहुंच चुकी है। बल्कि मुझे चीफ एडिटर साहब ने खत भी लिखा है कि ओल्ड ऑफिसर क्लब के बारे में अगर हो सके तो एक फीचर तैयार करके भिजवा दूँ, क्योंकि सुना है कि वहाँ तमाम रिटायर्ड सरकारी और फौजी ऑफिसर रोजाना रात को बैठते हैं और अपने अपने ज़माने की बड़ी दिलचस्प कहानी और सच्चे वाक़यात एक दूसरे को सुनाते हैं। कैप्टन हेनरी बोला, अरे मिस्टर जिमी, इन लोगों के पास बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मैंने कहा, क्या मैं वहां जा सकता हूं कैप्टन साहब? सुना है कि वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतजाम है, तो किसी अजनबी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। कैप्टन हेनरी कहने लगा, तुमने ठीक सुना है। इन बुढ़े रिटायर्ड अफसरों में 6-7 फौजी जर्नेल भी हैं जो कश्मीर के महाज पर और ख़ास तौर पर कारगिल के महाज पर लड़ते रहे हैं। कश्मीरी कमांडोज से जान का खतरा लगा रहता है, चुनाचा इन्होंने अपने तौर पर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए हुए हैं जो शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक किसी को भी क्लब के करीब नहीं फटकने देते। लेकिन तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ जाओगे, मैं तुम्हें जर्नेलों के साथ भी मिलवाऊंगा। इनके पास बड़ी जंगी कहानियां हैं जो तुम अपने अखबार में छाप सकते हो। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि इनके कारनामे भारतवर्ष की जनता तक भी पहुँच सकें, ताकि इन्हें भी पता चले कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है और बहादुर है। कैप्टन हेनरी बोला, इसमें कोई शक नहीं मिस्टर जिमी कि कश्मीर के महाज पर खास तौर पर कारगिल में बड़ी दिलेरी से अपनी सेना लड़ी है, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और हमारे सिपाहियों में एक फ़र्क है। वो क्या? मैंने पूछा। कैप्टन हेनरी कहने लगा, फ़र्क यह है कि कश्मीरी मुजाहिदीन जहाद कर रहे हैं, वो मरना जानते हैं और मरने के लिए आते हैं, जबकि हमारे सिपाही मौत से डरते हैं, वो मरना नहीं चाहते। जब मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाने का वक्त आता है तो हमारे सिपाही भाग जाते हैं, जबकि कश्मीरी मुजाहिदीन हमारे मोर्चों में घुस आते हैं, 6-7 को मारकर खुद भी मर जाते हैं, क्योंकि मौत उनके लिए मौत नहीं, शहादत है।
मैंने कहा, ये तो हमारे प्रेस में भी लिखा है कि हमारी सेना के सिपाही कश्मीर के महाज पर जाने से घबराते हैं। फिर मैंने जल्दी से मौजू बदल दिया और अपने मौजू पर आ गया। मैं इस दिलचस्प ओल्ड ऑफिसर क्लब पर अपने अखबार में पूरा फीचर लिखना चाहूँगा। आप मुझे कब अपने साथ क्लब में ले जा रहे हैं? कैप्टन हेनरी कहने लगे, वो बूढ़ा साइंसदान अभी बीमार है, मैं इसको लेकर ही वहाँ जाता हूँ। मेरा ख्याल है वो 2 एक दिन तक ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन पर इतला कर दूँगा। इसके साथ ही कैप्टन हेनरी ने अपनी जेब में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा, इस पर मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तुम चाहो तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैंने भी इसे अपने फ्लैट का टेलीफोन नंबर लिखवा दिया। इतने में मेज़ पर खाना लगा दिया गया था। कारमेन और उसकी मम्मी खुद खाना लगवा रही थी। मम्मी ने आवाज़ दी, कैप्टन हेनरी, मिस्टर जिमी, प्लीज़ कम ऑन, डिनर तैयार है। खाने पर कैप्टन हेनरी ने बड़े लतीफ़े सुनाए। मुझे भी जितने लतीफ़े याद थे सारे के सारे सुना डाले। मैं इन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल जाना चाहता था। मुंबई में गुंडों के वाक़ये ने इस फैमिली में मेरे लिए काफ़ी जगह पैदा कर दी थी। अब मैंने अपनी खुशी की लाठी और लतीफ़ेबाज़ी से इन लोगों पर अपनी धाक जमा ली थी। डिनर के बाद कॉफ़ी का दौर चला। मैं वहाँ से रात करीब 1 बजे के वापस आया। कैप्टन हेनरी और कारमेन बाहर तक मुझे छोड़ने आए। कारमेन ने कहा, सर आपके आने से हम बड़े खुश हुए हैं। कैप्टन हेनरी ने कहा, मैं तो कल वापस सोलन फौजी कैंप में चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप यहाँ आते जाते रहें ताकि इनका दिल लगा रहे। यहाँ क्रिश्चियन सोसाइटी बहुत कम है, हिंदू सिख लोग ज़्यादा हैं। मैंने कहा, मैं ज़रूर आ जाया करूँगा। मुझे तो मम्मी से अपनी मम्मी की तरह प्यार हो गया है। तो अपने फ्लैट में वापस आया तो बहुत खुश था। मुझे अपने टारगेट अपने बिल्कुल सामने अपने चंद फुट के फासले पर दिखाई दे रहा था। अब रघुपति की मौत यकीनी थी। मैं सोचने लगा, जो नई सूरत हाल पैदा हो गई है इसके बारे में मुजाहिद फिरोज से बात करूं या न करूं। आखिर मैंने यही फैसला किया कि अब इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, अब इस रात को रात ही रहने देना चाहिए। जब टारगेट मार लिया जाएगा तो फिर इसे बता दूंगा। चुनांचे दूसरे रोज जब मुजाहिद फिरोज मुझसे मिलने आया तो मैंने कैप्टन हेनरी का जिक्र तक नहीं किया। इसने पूछा, रात को मिशन पर गए थे? मैंने कहा, गया था। रात 12 बजे तक घात में चुप कर बैठा रहा। डॉक्टर रघुपति का इंतजार करता रहा, वो नहीं आया। मुजाहिद फिरोज कहने लगा, अगरचे वो बीमार है लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कब ठीक होकर कलम्बर नमूदार हो जाए। तुम्हें हर हालत में अपनी ड्यूटी पर मौजूद होना चाहिए। मैंने कहा, मैं तो हर रात जाऊंगा, जब तक इसे ख़त्म नहीं कर लेता जाता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है, मुजाहिद ने कहा। मुझे अब किसी शॉटगन या बड़े ऑटोमेटिक पिस्तौल या रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं थी। हालात ने जो नई शक्ल इख्तियार कर ली थी, इससे मुझे एक छोटे मगर ऑटोमेटिक पिस्तौल सैलेंसर के साथ चाहिए था, जिसे मैं अपने अंडरवियर में भी छुपा सकूं। मैंने मुजाहिद फिरोज से कहा, मेरे पास शॉटगन तो पहले से मौजूद है, लेकिन कुछ पता नहीं ऐन मौका किस किस्म के सूरत हाल पैदा कर दे। मैं समझता हूं कि मुझे एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्तौल भी अपने पास रखना चाहिए जिस पर सैलेंसर चढ़ा हुआ हो। मुजाहिद फिरोज ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल शाम तक तुम्हें एक जर्मन ऑटोमेटिक पिस्तौल मिल जाएगा। वो 12 बोर का है, इस पर सैलेंसर भी चढ़ा हुआ होगा। तुम शाम को बाहर मत निकलना। मैं शाम को अपने फ्लैट में ही रहा। शाम ज़्यादा गहरी हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी जिसने मिस्त्री वाले कपड़े पहन रखे थे, हाथ में थैला लिए खड़ा है। कहने लगा, मुझे किशोरी लाल से मिलना है। मैंने कहा, मैं ही किशोरी लाल हूँ, तुम्हें किसने भेजा है? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया। थैले में से प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटी हुई कोई शय निकाल कर मुझे दी और कहा, ये लिफाफा हमारी दुकान पर भूल आए थे आप। इसने लिफाफा मुझे दिया और खामोशी से वापस चल दिया। मैं दरवाज़ा बंद करके बेडरूम में आ गया। लिफाफा खोला तो इसमें छोटे साइज का एक जर्मन ऑटोमेटिक पिस्तौल था, इस पर सैलेंसर भी चढ़ा हुआ था। मैंने चैम्बर खोल कर देखा, चैम्बर भी गोलियों से भरा हुआ था। पिस्तौल मैंने बेडरूम में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। मुजाहिद फिरोज को मैंने यही कहा था कि मैं आज रात भी भारतीय साइंसदान की तलाश में जाऊंगा, मगर मुझे अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस बात की कैप्टन हेनरी से तस्दीक हो सकती थी कि भारतीय साइंसदान बीमार है और अभी वो कलम में आएगा या नहीं। मैंने खुद ही थोड़ा बहुत खाना बनाकर खाया और बेडरूम की बत्ती बुझाकर सो गया। अब मुझे कैप्टन हेनरी के टेलीफोन का इंतजार था कि वो कब मुझे अपने साथ ओल्ड ऑफिसर क्लब में ले जाता है। इस रोज़ इसका टेलीफोन ना आया, दूसरा दिन गुजर गया। इससे अगले रोज़ भी टेलीफोन ना आया तो मुझे बेचैनी सी लग गई, कहीं कैप्टन हेनरी वापस ना चला गया हो, कहीं भारतीय साइंसदान को किसी बड़े शहर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल ना कर दिया हो। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आखिर मैंने कैप्टन हेनरी को खुद टेलीफोन करने का फैसला कर लिया। इसने मुझे अपनी छावनी का नंबर दिया हुआ था। मैंने इस नंबर पर फ़ोन किया तो दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। फिर किसी ने फौजी अंदाज में कहा, 3rd बटालियन हेडक्वार्टर। मैंने कहा, क्या मैं कैप्टन हेनरी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 1 मिनट होल्ड करें। 3-4 सेकंड के बाद कैप्टन हेनरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, कैप्टन हेनरी स्पीकिंग। मैंने अंग्रेजी में ही कहा, मैं जेम्स बोल रहा हूँ। कैप्टन हेनरी ने खुश होकर कहा, हेलो जेम्स, कैसे हो? मैंने कहा, सर मैंने ओल्ड ऑफिसर क्लब के बारे में कलकत्ता अपने अखबार के एडिटर से टेलीफोन पर बात की है तो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, इस पर एक फीचर लिखकर भेज दो, हम इसे संडे एडिशन में शाया करेंगे।
कैप्टन हेनरी बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर रघुपति हेल्थ सेंटर से सेहतयाब होकर वापस आ गया है। मेरा ख्याल है तो एक रोज़ बाद वो क्लब जाएगा। मैं तुम्हें फ़ोन पर इतला कर दूंगा। और तुम्हारा क्या हाल है? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कैप्टन हेनरी ने पूछा, मामी की तरफ गए थे या नहीं? मैंने मादत के अंदाज में कहा, आई एम सॉरी हेनरी, 2 दिन में बहुत मसरूफ़ रहा। आज शाम को मैं वहाँ ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। कैप्टन हेनरी बोला, ज़रूर जाना, मम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने हंसकर कहा, वो तो बड़ी अच्छी खातून है। ओके, मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगा। कैप्टन हेनरी ने बाय बाय कहकर फ़ोन बंद कर दिया। गाड़ी सीधे ट्रैक पर जा रही थी। अब सिर्फ मुझे इंतज़ार करना था और इंतज़ार बड़ी तकलीफदेह था। मज़ीद 2 दिन भी गुजर गए। इस दौरान मुजाहिद फिरोज़ शाम को फ्लैट पर आकर मुझसे मिल जाता था। मैंने इसे यही बताया कि मैं हर रोज़ रात को क्लब के बाहर झाड़ियों में छुप कर भारतीय साइंसदान का इंतज़ार करता हूँ, मगर वो नहीं आ रहा। शायद दादा ही बीमार हो गया है। मुजाहिद फिरोज़ ने कहा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर रात का हाथ लगाकर बैठे रहना चाहिए, किसी न किसी रात वो ज़रूर आएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गईं और कैप्टन हेनरी के दोपहर के बाद फ़ोन आ गया। कहने लगा, मैं आज रात सिक्योरिटी के साथ ओल्ड क्लब जा रहा हूँ, तुम ये क्लब जानते हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं जानता। वो बोला, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, रात को 9 बजे माल रोड वाले अशोक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाना। मेरा अर्दली तुम्हें वहाँ आकर ले जाएगा। वो मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में होगा, गाड़ी का नंबर लिख लो। इसने मुझे गाड़ी का नंबर लिखवा दिया। कहने लगा, अर्दली तुम्हें ओल्ड ऑफिसर क्लब पहुँचा देगा, तुम वहाँ ड्राइंग रूम में बैठ जाना, मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा। ओके? मैंने कहा, ओके बाय। कैप्टन हेनरी ने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे पिस्तौल लेकर क्लब में जाना था। ये बात मेरे हक़ में खतरनाक साबित हो सकती थी। हो सकता है वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ मेरी तलाशी ले। ये ख्याल मेरे लिए परेशान कुन था। दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पिस्तौल के बगैर मेरा वहाँ जाना बेकार था। शाम तक मेरी दिल उलझन उतरा रहा। कभी कोई ख्याल आता, कभी कोई ख्याल आता। पिस्तौल अंदर ले जाने का कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आ रहा था। पिस्तौल ले जाना भी ज़रूरी था। इसी पिस्तौल से मुझे भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति को हलाक करना था। जब मेरी अकल ने जवाब दे दिया तो मैंने मुजाहिद फिरोज़ को इसके ऑफिस में फ़ोन कर दिया और कहा, बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ी देर के लिए आ जाएं। इसने कहा, आ रहा हूँ। 15 मिनट बाद मुजाहिद फिरोज़ आ गया। मैंने इसे सारी बात बयान कर दी। वो कहने लगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं एहतियात के तौर पर इस बात को राज में रखना चाहता था। यूँ समझ लें कि ये ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात थी। मैंने सोच रखा था कि मिशन की कामयाबी के बाद आपको बता दूंगा। मुजाहिद फिरोज़ बोला, तुम्हें मुझसे जिक्र कर देना चाहिए था। बहरहाल मुझे जानकर खुशी हुई है कि कुदरत की तरफ से तुम्हें एक सुनहरी मौका फराहम किया गया है। तुम्हें इससे पूरा फ़ायदा उठाना होगा। तुम पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 भारतीय साइंसदान डॉक्टर के बहुत करीब पहुंच गए हो। इसे हर हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लब में दाखिल होने से पहले सिक्योरिटी स्टाफ मेरी तलाशी ले ले। अगर इन्होंने ऐसा किया तो मेरा पिस्तौल ज़रूर बरामद हो जाएगा। सिक्योरिटी स्टाफ वाले बड़ी तरबियत याफ्ता होते हैं। बस यही एक मसला मेरे लिए परेशानी का बायस है। मुजाहिद फिरोज़ भी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, इसका एक ही हाल है मेरे ध्यान में है। ये बात तयशुदा है कि वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ तुम्हारी तलाशी ज़रूर लेगा, क्योंकि तुम कैप्टन हेनरी के साथ नहीं होगे। तुम अलग गाड़ी में बैठकर वहाँ जाओगे और ये इन लोगों की ड्यूटी है कि वो आने जाने वाले की तलाशी लें, कहीं इनके पास कोई असला वगैरह तो नहीं है। ये लोग कश्मीरी मुजाहिदों के दिलरना हमलों से बेहद खौफजदा हैं। मैंने बात काटते हुए कहा, आपके जहन में इस मसले का क्या हल है? मुजाहिद फिरोज़ बोला, एक हल जहन में आया था, मगर वो काबिल अमल नहीं है। इसमें सिर्फ 2% ही कामयाबी का इम्कान है। बेहतर यही है कि तुम ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो और पिस्तौल अपने अंडरवियर में छुपा कर ले जाओ। हो सकता है वो लोग तुम्हें मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में आता देख कर तुम्हारी तलाशी ना लें। फिर तुम्हें एक एहतियात करनी पड़ेगी, और ये है कि तुम पिस्तौल को अंडरवियर के अंदर इस तरीके से छुपाओगे कि तलाशी लेने वालों का हाथ वहाँ तक ना पहुँच सके। अगर ऐसा हो भी गया और तुम्हें पिस्तौल इन लोगों ने बरामद भी कर लिया तो तुम यही कहना कि मैं अखबार नवीस आदमी हूँ। हमें अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त असला अपने पास रखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करेंगे कि तुम्हारा पिस्तौल अपने पास रख लेंगे और वापस जाती दफ़ा तुम्हें वापस दे देंगे। इसके बाद क्या होगा? मैंने पूछा। मुजाहिद ने कहा, इसके बाद तुम्हें तुम्हारा कैप्टन हेनरी के साथ किसी बहाने में क्लब में जाना होगा और भारतीय साइंसदान को हलाक करने के वास्ते कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। तुम कमांडो हो, मौका पाकर तुम बाजू के एक झटके से इसकी गर्दन भी तोड़ सकते हो, नायलॉन की बारीक रस्सी से इसका गला भी घोंट सकते हो। बहरहाल ये बाद में सोच लेंगे। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि खुदा पर भरोसा करके तुम आज रात पिस्तौल अपने साथ ही लेते जाओ। तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पिस्तौल साथ ले जाने का खतरा मोल लेना ही होगा। मुमकिन है वहाँ तलाशी की सूरत हाल पैदा ना हो। मुजाहिद फिरोज़ बोला, ये बात तो तयशुदा है। अगर तुमसे पिस्तौल बरामद हो भी जाता है तो वो लोग तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब तुम इन्हें बता दोगे कि तुम अखबारी आदमी हो और तुम अपनी हिफाजत के लिए असला साथ रखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे, तुम्हारा पिस्तौल अपने पास रख लें या तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त ही ना दें।
मैंने कहा तो फिर मुझे पिस्तौल अंडरवियर में छुपाने के बजाय जैकेट के जेब में ही रखना चाहिए। अंडरवियर में पिस्तौल छुपाने का मतलब ये होगा कि मैं कलम में किसी को कत्ल करने के लिए पिस्तौल छुपा कर ले जा रहा हूँ। फिरोज ने इस बात में थर्री लाते हुए कहा, यह भी तुम ठीक कह रही हो, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर पिस्तौल अपनी जैकेट में डाल लो और चल पड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने भी यही फैसला किया। इसके बाद फिरोज ने कहा, अब एक और मसले पर तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो मसला ये है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरी तलाशी नहीं होती, मैं पिस्तौल साथ लेकर क्लब में दाखिल होने में कामयाब हो जाता हूँ और मैं भारतीय साइंसदान को हलाक करके वहाँ से बाहर आने में भी कामयाब हो जाता हूँ। ऐसी सूरत में मेरा कुछ वक्त के लिए किसी जगह रूपोश होना ज़रूरी होगा। भारतीय साइंसदान को कत्ल करने के बाद मेरा अपने फ्लैट में आना खुदकुशी के मुताबिक होगा और ये भी हो सकता है खुद हेनरी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरे पीछे दौड़ पड़े। मुजाहिद फिरोज कहने लगा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। जिस वक्त तुम मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में सवार होकर बोर्ड ऑफिसर क्लब में जाओगे, मेरे कश्मीरी कमांडो खास मकाम पर छुपकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो जगह तुम्हें शाम होते ही दिखा दी जाएगी। कोशिश करना कि फरार होने के बाद इस तरफ का ही रुख करो। मेरे आदमी तुम्हें संभाल लेंगे और तुम्हें खुफिया ठिकाने पर पहुंचा देंगे जहां तुम पूरी तरह से महफूज होगे। मैंने कहा कि बेहतर है कि दिन की रोशनी में ही मुझे वो जगह दिखा दी जाए जहां हमारे कश्मीरी मुजाहिद मेरा इंतजार करेंगे। मुजाहिद फिरोज बोला, तुम ऐसा करो कि पतलून की जगह धोती पहन लो, ऊपर मोटा कंबल ले लो। मेरा आदमी जो तुम्हारे लिए पिस्तौल लाया था 1 घंटे बाद आएगा। तुम्हें इसके साथ चले जाना होगा और तुम्हें वो खास जगह दिखा देगा जहाँ तुम भारतीय साइंसदान को कत्ल करने के बाद फरार होकर आओगे। मैंने कहा, मैं 1 घंटे बाद इस होली में बिल्कुल तैयार रहूँगा। ठीक है, फिरोज बोला, अब मैं चलता हूँ, खुदा तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे। वो चला गया। मैंने इसी वक्त पतलून की जगह एक खद्दर की नीली चादर वाली धोती पहन ली, स्वेटर के साथ गले में ग्लोबंद लपेट कर ऊपर कंबल की पक्कर मारी और कश्मीरी कमांडोज का इंतजार करने लगा। ठीक 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर वही आदमी था जो मेरे लिए पिस्तौल लाया था। इसने मुझसे पूछा, तैयार हो? मैंने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर आ जाओ। ये कहकर वो एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करते ही ताला खुद ब खुद लग जाता था। एक चाबी मैं अपनी जेब में रखता था और दूसरी चाबी मैंने फ्लैट के दरवाजे के पास ही नीचे कमरे में छुपा कर रखी हुई थी। मैं इसी कश्मीरी कमांडो के पीछे पीछे चल रहा था। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। कश्मीरी मुजाहिद मुझे गैराबाद रास्ते से गुजारते एक पहाड़ी की जानिब बढ़ता गया। अब मैं बिल्कुल देहातियों की तरह कश्मीरी मुजाहिद के साथ साथ चल रहा था। पहाड़ी का चक्कर काट कर मैं एक जानिब आ गया जहाँ एक और ऊंचा टीला था। टीले की गिर्द एक पतली सी पगडंडी थी। हम इस पर चलते गए। आगे थोड़ी सी चढ़ाई थी। चढ़ाई के दौरान झाड़ियाँ और दरख्त शुरू हो गए। इन दरख्तों के पास पहुंचकर कश्मीरी मुजाहिद ने एक तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, ऑफिसर्स क्लब है। बाएं जानिब दरख्तों के पीछे एक मंजिला क्लब की इमारत नजर आ रही है। कमांडो मुजाहिद क्लब से 150-200 गज के फासले पर क्लब की पिछली तरफ आकर बैठ गया था। इसने मुझे भी अपने साथ बैठने को कहा। मैं वहां बैठा सामने क्लब की दीवार देख रहा था। मुझे दरख्तों के दरमियान कुछ फासले पर 3-4 फुट ऊंची दीवार नजर आ रही थी जिस पर कहीं कहीं जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। कश्मीरी मुजाहिद बोला, तुम्हें दीवार के करीब ही एक खुश्क दरख्त भी जरूर नजर आ रहा होगा।